Very good morning, dear students. And today is a summary notes on law of demand. How law of demand function and what are the some certain exceptions. So आज हम आपके सामने एक समरी रिपोर्ट देने जा रहे हैं। जानते हैं आप कि डिमांड फंक्शन it depicts the relationship between demand of a commodity एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन जो है वो एक संबंध स्थापित करता है मांग और किसी वस्तु की मांग, कमोडिटीज़ की मांग, डिमांड और उसको निर्धारित करने वाले कारकों के बीच। और डिमांड फंक्शन जिसको हम क्लास में dx के रूप में दिखाया था हमने, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PR price of related commodities, Y income, taste and preferences and other factors just like future expectation E हमने दिखाया था। अभी हम यहाँ पर जो factors affecting demand और determinants of demand उसके बारे में हम जानते हैं कि various factors they affect and उनके जो relationship हैं उसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, पहला हमारा क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, हम जानते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ये एक समरी पॉइंट्स के रूप में है, ये आपको कैप्सूल की तरह है, लर्निंग में आपको आसानी देगा। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इट सेज by the law of demand. Law of demand यही कहता है कि there is a inverse relationship between price and the commodity demanded. Vice versa is also equally true when price falls, demand increases. Okay, and this relationship is inverse relationship, negative relationship, means according to law of demand. Next is what? Price of substitute goods. अब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अब हम यहाँ पर ये जब हमारा दूसरा जो फंक्शन है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो रिलेटेड गुड्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को मैंने याद करने के लिए बोला था, तुम बिन जाऊं कहाँ, और सब्स्टिट्यूट गुड वही कुछ भी चलता है। ओके, जिस फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल। ओके, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा। ओके, देन डिमांड, प्राइस ऑफ एक्स विल इंक्रीज, देन डिमांड ऑफ वाई, यहाँ ध्यान देना है डिमांड ऑफ वाई मैंने लिखा है। तो प्राइस ऑफ एक्स विल इंक्रीज, देन डिमांड ऑफ वाई विल ऑल्सो इंक्रीज। अब यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स कॉफी है, प्राइस ऑफ एक्स विल इंक्रीज, प्राइस ऑफ कॉफी विल इंक्रीज, देन डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज। ओके, सो यहाँ पर वाई रिप्रेजेंट करता है टी को। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स और डिमांड ऑफ कमोडिटी वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ने से डिमांड ऑफ वाई अगर बढ़ जाता है तो आइडेंटिफाई गुड एक्स एंड वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो हमको करना पड़ेगा, प्राइस ऑफ एक्स अगर इंक्रीज होता है, अगर डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज होता है, इसका मतलब एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है एक्स इक्वल टू कॉफी एंड वाई इक्वल टू टी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि रिलेटेड गुड्स दो प्रकार की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स अगर इंक्रीज होती है देन डिमांड ऑफ वाई विल फॉल। प्राइस ऑफ एक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स, डिमांड ऑफ वाई विल फॉल, वेयर एक्स इज इक्वल टू पेट्रोल एंड वाई इज इक्वल टू कार। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि
अगर x की प्राइस में बढ़ोतरी होती है, अगर वो बढ़ता है, देन डिमांड ऑफ y फॉल्स। तो ये लॉ ऑफ डिमांड की तरह इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो कार की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि कार ड्राइव करना कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑन नॉर्मल गुड्स। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर का क्या प्रभाव पड़ता है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम ऑन नॉर्मल गुड। ठीक है, नॉर्मल गुड है तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगा, वाई विल इंक्रीज, वाई इज रिप्रेजेंटेड फॉर इनकम, तो इनकम विल इंक्रीज, डिमांड ऑफ एक्स विल ऑल्सो इंक्रीज। कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज अगर नॉर्मल गुड है, आलू पोटैटो अगर मार्केट में हम जाते हैं, अगर पोटैटो की जो का प्राइस जो है अगर चेंज नहीं हो रहा है और इनकम हमारी बढ़ जाती है, 200 रुपये से लेकर 500 रुपये हो जाती है, तो हम ज़्यादा आलू परचेज कर लेंगे या कोई भी ऐसी नॉर्मल गुड को। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, इफ इनकम डिक्रीजेज, डिमांड ऑफ एक्स विल ऑल्सो डिक्रीज। और यहाँ पर दोनों क्या दिखाई देता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, तो यह डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो नॉर्मल गुड के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो हमको क्या दिखाई देगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑन इंफीरियर गुड्स, यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसको अलर्ट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑन इंफीरियर गुड्स। तो अगर वाई बढ़ता है, वाई अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड फॉल होगा, और वाई घटेगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देता है किसके केस में? जब इंफीरियर गुड हो तो। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, जब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और अदर फैक्टर्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पीपल विल नॉट शो इंक्रीज और डिक्रीज, दे विल एक्ट नॉर्मली इन केस ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर किसी चीज का प्रेफरेंस है उनके मन में तो ऊंची कीमत पर भी खरीदेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज का केस यहाँ दिखाई नहीं देता है, दे विल बिहेव नॉर्मली। ओके, only thing, law of demand does not hold good here. Okay, so this is the some capsule or summarization of the very important points. Similarly, quick revision में अगर आपसे पूछा जाए कि what is demand schedule, demand schedule क्या है? SCHEDULE, schedule क्या है? तो डिमांड शेड्यूल के बारे में क्या कहेंगे? पहली बात आपने दिमाग में डालिए, ये कैसा है? ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है। ओके, टेबुलर प्रेजेंटेशन में पीएक्स और डीएक्स, प्राइस 1 2 3, डिवर्स डायरेक्शन में 10 8 4। ओके, सो ये टेबुलर प्रेजेंटेशन। डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक है, ओके, मतलब क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस। डिफरेंट quantity of commodities is demanded for different price during a given period of time, during a given period of time. Okay, तो ये हमारा हो जाएगा डिमांड शेड्यूल का। और डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व डीसी क्या होता है? डीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ERESENTAI, graphical representation which shows different quantities of commodity demanded at different prices during a given period of time. तो ये हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप याद रखेंगे। बाकी तो डिमांड शेड्यूल में भी जो है कि डिफरेंट क्वांटिटीज होगी, डिफरेंट प्राइस होगा और गिवन पीरियड ऑफ टाइम होगा। ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड LOD, लॉ ऑफ डिमांड LOD क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? लाइक अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज ceteris
paribus. Demand of a commodity is inversely related to its price. मतलब प्राइस बढ़ेगा, डिमांड फॉल होगी, और प्राइस घटेगा, डिमांड विल इंक्रीज. ठीक है, सेटरीज पेरिबस होगा. ठीक है, सेटरीज पेरिबस मतलब क्या हुआ? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, यस, रिमेन कांस्टेंट. ओके. और एजम्पशंस क्या है इस लॉ के? एजम्पशन क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एजम्पशन क्या है इस लॉ के? लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? वर्क्स ऑन द एजम्पशन, सर्टेन एजम्पशन. जितने भी लॉ होते हैं वो किसी न किसी एजम्पशन पर बेस्ड होते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड ऑल द फैक्टर्स विल नॉट चेंज. ठीक है, सेटरीज पेरिबस के आधार पर है ये एजम्पशन कि लॉ ऑफ डिमांड. इसको अगर हम शब्दों में ढालें, अगर डिफिनेशन के रूप में देखें, पॉइंट्स के रूप में, द लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स ऑन द एजम्पशन दैट द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड अदर फैक्टर, जिसमें कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अदर फैक्टर्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जिसके बारे में क्लास में बताया था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, दे विल नॉट चेंज. तो ये हम देखेंगे ये क्या एजम्पशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. सेटरीज पेरिबस, इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन ओनली द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड. एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस, EXCEPTION. एक्सेप्शंस क्या है इस लॉ ऑफ डिमांड के? एक्सेप्शंस ऑफ LOD, लॉ ऑफ डिमांड. ओके, क्या है? पहला तो हमारा है गिवन गुड्स. इसको किसने दिया था? इसको देने वाले कौन थे? रॉबर्ट. अजीत की मूवी में रॉबर्ट आता है, रॉबर्ट. सो दीज आर द गिवन गुड्स में क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये काम नहीं करता है. गिवन गुड्स के समय में वो गुड होती हैं जहां पर डिमांड डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन प्राइस. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड वो डिक्रीज होगी. प्राइस इंक्रीज, प्राइस विल, डिमांड, इसमें क्या होगा? डिमांड डिक्रीजेस विथ अ डिक्रीज इन प्राइस. इनमें इंक्रीज लिखा है ना, डिक्रीज. ठीक है, प्राइस डिक्रीज इन प्राइस, डिमांड डिक्रीज होगा. ठीक है, डिमांड विल डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज होगा. हाँ, यस. ठीक है, तो ये हमारा गिवन गुड्स होगा. दूसरा हमारा गुड्स है वेबलेन गुड्स. इसी को हम कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस, CUOUS, कॉन्स्पिक्यूअस, और स्नॉब गुड्स. ये एक नया वर्ड है आपके लिए, स्नॉब गुड्स. इसकी चर्चा मैंने क्लास में नहीं किया था. स्नॉब गुड्स याद रखेंगे, तो स्नॉब गुड्स. ठीक है, तो ये वो गुड होती हैं, दीज आर दोज गुड्स विच डिमांड डिक्रीजेस. डिमांड क्या होता है? डिक्रीज होता है. डिमांड विल इंक्रीज होगा, डिमांड विल इंक्रीज. कब? विथ इंक्रीज इन प्राइस. तो प्राइस के बढ़ने से विथ डिमांड इंक्रीज होगा. ये कौन सी गुड हैं? वेबलेन गुड्स, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स और स्नॉब गुड्स. इसको हम वेबलेन इफेक्ट कहते हैं. दीज आर द गुड्स whose demand increases with increase in price. ठीक है, inferior goods में क्या देखा आपने? गिवन गुड्स में कि अगर डिमांड उसकी डिक्रीज होगी अगर प्राइस फॉल होता है. जनरली क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट की प्राइस फॉल, डिमांड इंक्रीजेज. बट गिवन गुड्स के केस में क्या हो रहा है कि डिमांड फॉल्स विद फॉल इन प्राइस. वेबलेन गुड्स के केस में क्या है? प्राइस इंक्रीजेज, डिमांड इंक्रीजेज विथ राइज इन प्राइस. तो इसको आप ध्यान रखेंगे. हमारा अगला है थर्ड पॉइंट, नेसेसिटी गुड्स. तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? NECESSIT, नेसेसिटी गुड्स. आवश्यकताओं वाले केस में, जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट है. सॉल्ट क्या है? एक आवश्यक आवश्यकता है. हर घर में हर व्यक्ति सॉल्ट खाता है. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा. प्राइस में अगर चेंज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इसका नो इफेक्ट
ऑन परचेज ऑफ सॉल्ट, ऑन सॉल्ट परचेज। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ओके, इट डज नॉट होल्ड गुड, डज नॉट होल्ड गुड काम नहीं करता है। ऐसे कर लेंगे इसको। नेसेसिटी के केस में ये हमने दिखाया। फोर्थ पॉइंट हमारा है इमरजेंसी गुड। इमरजेंसी गुड में हम क्या कर सकते, किसको शामिल कर सकते हैं? मेडिसिन्स को हम इमरजेंसी गुड के रूप में लेंगे। वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस। एलओडी डज नॉट वर्क, एलओडी डज नॉट होल्ड गुड। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। केलोसी इमरजेंसी गुड्स के केस में क्या होगा? दीज रिफर टू द गुड्स लाइक मेडिसिन्स वेयर डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस। तो मेडिसिन का हमने एग्जांपल लिया इमरजेंसी गुड्स के रूप में। इसके बाद कुछ चीजें हैं हैबिचुअल जिससे मैं किसी भी चीज का कोई आदमी एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया अल्कोहल या CIGARETTES सिगरेट्स। ठीक है, ये एडिक्शन का मामला है और एडिक्शन वाले केस में भी लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड। मतलब प्राइस अगर चेंज होता है, प्राइस चेंज होगा, कम या ज्यादा होगा, नो इफेक्ट। ठीक है, एलओडी डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है, ये हमारा ठीक है हैबिचुअल गुड। ठीक है, छठा हमारा क्या होगा? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कॉस्टली हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो गुड्स विच आर expected to become costlier, costlier are purchased in large quantities even if their prices are rising। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर था। ओके, अब हम देखते हैं कि रीजन्स फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और रीजन्स फॉर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो लिखेंगे यहाँ पर रीजन्स for downward sloping demand curve या इसको और दूसरा अपन क्या लिखेंगे? रीजन्स फॉर इनवर्स, ध्यान देंगे, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। पहला क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये क्या है? LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? इनकम इफेक्ट। ठीक है, क्या है? रीजन्स फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व डिमांड कर्व, रीजन्स फॉर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये हमारा तो पहला पॉइंट है LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? इनकम इफेक्ट। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
इसको याद रखेंगे, डिटेल्स में सिलेबस में नहीं है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आप इतना ही जान लेंगे वही काफ़ी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जो कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन is known as price effect। प्राइस इफेक्ट जो है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नोन एज प्राइस इफेक्ट। ओके, ये हमारा था रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व।